यह कहानी है आसमा नाम की एक औरत की, जिसकी जिंदगी बहुत सीधी सादी मगर बेहद खूबसूरत थी। उसका शौहर मुनीब था और दोनों के दरमियान एक ऐसी समझदारी और मान का रिश्ता था जो अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। शादी आम तरीके से हुई थी, यानी अरेंज मैरिज, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत वक़्त के साथ खुद पैदा हो गई थी। एक दूसरे की जिम्मेदारियां उठाने का जज्बा दोनों के अंदर था। उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई बड़े ख्वाब नहीं थे, बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि घर में सुकून रहे, बच्चे खुश रहें और इज्जत से जिंदगी गुजर जाए। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक छोटा बेटा। आसमा की शादी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर जवानी और ताजगी बाकी थी। लोग अक्सर कहते थे, तुम 3 बच्चों की मां लगती ही नहीं हो। मुनीब एक सीधा सादा मगर ईमानदार आदमी था। उसकी शक्ल अच्छी थी मगर कुछ खास नहीं, लेकिन दिल के सच्चे लोग हमेशा खूबसूरत ही लगते हैं। दूसरी तरफ उसका देवर अजीज बेहद खूबसूरत था। उसकी आंखों में चमक और बातों में नरमी थी। अजीज की बीवी लैला के नकूश मुनासिब थे और उसका वजन कुछ ज्यादा था, लेकिन उसके शौहर के दिल में उसकी मोहब्बत समुंदर की तरह गहरी थी। उन दोनों के दरमियान ऐसी दोस्ती थी जो हर बात में झलकती थी। वे सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन घर में 2 हिस्से थे। किचन अलग अलग थे। आसमा की किचन घर के अगले हिस्से में थी और लैला की किचन पिछले हिस्से में। दोनों के दरमियान ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, मगर एक एहतराम कायम था। अगर आसमा कोई अच्छी चीज बनाती, जैसे कीमा, बिरयानी या खीर, तो लैला और अजीज के लिए प्लेट निकालकर एक तरफ रख देती थी। लैला भी ऐसी ही थी। घर का सहन एक ही था, इसलिए कपड़े दोनों एक ही जगह धोते और सुखाते थे। बच्चे सबके एक साथ खेलते, शोर मचाते और उनकी हंसी से घर भरा रहता था। जिंदगी के वो दिन जैसे सुकून का जमाना थे। आसमा के माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए उसका मायका नहीं था। न कोई भाई था, न बहन। कभी कभी दिल चाहता कि कोई हो जिससे बात कर सके, अपने दिल की बातें बांट सके, मगर फिर बच्चों को देखकर दिल संभल जाता और यही सोचती कि अब उसका सब कुछ यही है। दूसरी तरफ लैला का मायका बहुत मजबूत था। वो अक्सर अपने मायके जाती थी। आसमा दिल ही दिल में सोचती कि काश उसका भी कोई मायका होता, लेकिन फिर अपने हाल पे शुक्र अदा करती, क्योंकि उसका शौहर उसके साथ था, उसकी इज्जत थी और ये सब कुछ किसी नेमत से कम नहीं था। कभी कभी लैला कुछ ऐसी बात कह देती जो दिल को लगती थी। जैसे वो कह देती, तुम्हें तो ज्यादा फिक्र नहीं होती, तुम्हारे तो अपने कोई नहीं है। या फिर कभी ये कह देती, तुम ज्यादा अच्छा खाना क्यों बनाती हो, इतनी मेहनत की क्या जरूरत है। आसमा खामोश रहती थी, क्योंकि वो बड़ी थी और उसके लिए सुकून सबसे अहम था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिन किस तरह सब कुछ बदलने वाले हैं। आसमा के बाबा एक बड़ी अजीब सी बात कहा करते थे, जिससे वो उस वक्त राजी नहीं थी, लेकिन अब उसे भी लगना शुरू हो गया था कि शायद ऐसा ही होता है। उसके बाबा कहते थे कि जो शक्ल का खूबसूरत होता है, वो दिल का भी अच्छा होता है। अजीज शक्ल का बेहद खूबसूरत था। उसके नक्श निहायत दिलकश थे और वो जहां भी जाता, लोग उसकी तारीफ के बगैर रह नहीं पाते थे। लेकिन असल बात यह थी कि वो दिल का भी बहुत अच्छा था। उसके अंदर एक नरमी थी, एक सच्चाई थी और एक ऐसी मोहब्बत थी जो हर रिश्ते में झलकती थी। मुनीब शक्ल का ज्यादा खूबसूरत नहीं था, उसके चेहरे के नक्श आम से थे और शायद इसी वजह से उसका दिल भी ज्यादा लोगों के लिए नर्म नहीं रहता था। वो जल्दी गुस्से में आ जाता था, उसे मामूली बातों पर तकरार हो जाती थी। आसमा अक्सर उसे समझाती थी कि जिंदगी में सुकून सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन वो अपनी तबीयत के हाथों मजबूर हो जाता था। लैला के 2 बेटे थे। बेटी उसके यहां अभी तक हुई नहीं थी और अजीज को बेटियां बहुत पसंद थीं। उसे लगता था कि बेटियां घर की रौनक होती हैं। वो अक्सर कहता था कि बेटियों के कदमों में बरकत होती है। जब आसमा की पहली बेटी पैदा हुई, उस वक्त अजीज की शादी भी नहीं हुई थी और जब उसे खुशखबरी मिली तो वो घर में सबसे ज्यादा खुश था। उसने कहा था कि आज उसका दिल ऐसा हल्का लग रहा है जैसे उसे अपनी बेटी मिल गई हो। आसमा की बेटियां भी उसको बेहद चाहती थीं। वो उसे चाचू चाचू कहती हुई
उसके गले लग जाती थीं और अजीज भी अपने बेटों से ज्यादा आसमा के बच्चों से प्यार करता था। दूसरी तरफ मुनीब बेटियों से इतनी मोहब्बत नहीं करता था, उसे बेटों से ज्यादा लगाव था। लेकिन जिंदगी में किसी को नहीं पता होता कि कब कौन सी आजमाइश दरवाजे पर आ खड़ी होगी। आसमा भी नहीं जानती थी कि उसके शौहर का आखिरी वक्त इतना करीब है। एक दिन एक आम सा दिन था। उसे नहीं मालूम था कि उसका घर कुछ लम्हों में वीरान होने वाला है। एक ट्रैफिक हादसा, वो ट्रैफिक हादसा जिसकी खबरें आए दिन सुनाई देती थीं, उस हादसे ने आसमा से सब कुछ छीन लिया। मुनीब इस दुनिया से चला गया। आसमा की बेटियां और बेटा यतीम हो गए और वो सदमे में डूब गई कि अब उसे किसके सहारे रहना है। कफन दफन के सारे मामलात अजीज ने खुद देखे। वो खुद टूटा हुआ था। उसके चेहरे की हालत देख के लगता था जैसे उसकी रूह निकल गई हो। वो हर एक से यही कहता फिर रहा था कि वो फिर से यतीम हो गया, क्योंकि बड़ा भाई उसके लिए बाप से बढ़कर था। उसके बगैर उनका घर खाली पड़ गया, जैसे उसकी दीवारों में से जिंदगी निकल गई हो। मुनीब को इस दुनिया से गए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए थे। अभी भी घर में गम की लहर मौजूद थी। रातें कटती नहीं थीं, दिन टूटे हुए गुजरते थे। एक दिन आसमा ने लैला की आवाज सुनी। वो अजीज से कह रही थी कि अब उनका क्या करना है। उसका लहजा आसमा को अंदर तक चुभ गया। आसमा को नहीं पता अजीज ने क्या जवाब दिया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मजीद सुन सके। वो अपने कमरे में आके बैठ गई और सोचने लगी कि वाकई अब उसका क्या होगा। वो किसके सहारे रहेगी। घर तो दोनों भाइयों का था, लेकिन किचन अलग था, और किचन का मतलब होता है खाना पीना जो मुनीब की कमाई से चलता था। अब आसमा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने सोचा कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी, किस दरवाजे पर जाएगी। अभी तो 2 हफ्तों से वे लैला के साथ ही खा पी रहे थे। जो उसके घर में बनता था वही उनके हिस्से में भी आ जाता था। लेकिन कब तक ऐसा चल सकता था। लैला ने जो सवाल किया था उसका जवाब अजीज ने यही दिया, अभी भाभी की इद्दत चल रही है, तुम इस तरह की बातें न करो। उसने बड़े तहम्मुल से मगर मजबूत लहजे में बात की थी। वाकई आसमा की इद्दत चल रही थी। उसका हर दिन और हर रात इसी दुख और सुकून के बीच गुजरता था। इद्दत मुकम्मल होने में 10 दिन रह गए थे, और इन्हीं दिनों में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने आसमा के पूरे वजूद में जैसे हलचल मचा दी। उनके खानदान के एक बड़े, जो उनकी ससुराल वालों में से सीनियर थे, अजीज के चाचू, वो एक दिन उनके घर आ गए। उनकी आमद हमेशा किसी अहम बात की तरफ से इशारा करती थी। अजीज ने उनको सलाम किया और एहतराम से बाहर सहन में बिठाया, और आसमा खिड़की के पास ही खड़ी हो गई। वो तकरीबन 1 घंटे तक अजीज से बातें करते रहे। दोनों के चेहरों के तासुरात संजीदा थे। बातें शदीद अहम लग रही थीं। जब इद्दत मुकम्मल हो गई तो अजीज ने उन्हीं चाचू को दोबारा घर बुलाया। इस बार माहौल पहले से ज्यादा संजीदा था। सब घर वाले सामने बैठे थे। लैला भी वहीं मौजूद थी। उसके चेहरे पर परेशानी और गुस्से की मिलीजुली कैफियत थी। आसमा एक कोने में बैठी थी और उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। अजीज ने सबके सामने खड़े होकर एक फैसला सुना दिया। वो फैसला जो आसमा की जिंदगी के अगले रास्ते का तय्युन करने वाला था। उसने कहा कि ये घर उसके भाई ने बनाया था। इस घर में उसका हिस्सा मौजूद है। उनकी जमीनें भी मुश्तरक थीं, और उन जमीनों से जो आमदन होती थी वो भी दोनों भाइयों की थी। उसने आसमा के बारे में कहा कि उसकी भाभी यानी आसमा अब अकेली रह गई है। 3 बच्चे उसके साथ हैं और उसे सहारा चाहिए। उसने कहा कि उसे मशवरा दिया गया है कि वो अपनी भाभी से निकाह कर ले, ताकि वो इसी घर में रह सके, बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो सके, और वो जो उनका चाचू है उनका बाप बनकर उनकी परवरिश कर सके। उसने कहा कि उसने सोच समझकर फैसला कर लिया है और वो इस मशवरे पर अमल करना चाहता है। उसके अल्फाज आसमा के जहन में टिक टिक करते रहे। वो हैरान थी कि वक्त ने उसके लिए ये मोड़ रखा था। लैला तो उससे भी ज्यादा हैरान थी। उसके चेहरे पर वो रंग सा उतर आया जो एक औरत पर उस वक्त उतरता है जब उसे लगे कि कोई उसके हिस्से में आने वाला है। खानदान के बड़े यानी चाचू ने इस फैसले की भरपूर हिमायत की। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत अच्छा है, लेकिन जब सब लोग चले गए
तो अजीज के कमरे से झगड़े की आवाजें आना शुरू हो गईं। लैला रो रही थी, चीख रही थी। वो क्यों बर्दाश्त करती? उसका शौहर उसका था, वो क्यों किसी दूसरी औरत के साथ उसे बांटती? उसकी तकलीफ हकीकी थी और काबिल फहम थी, मगर अजीज के लहजे में सख्ती बढ़ रही थी। वो बार बार कह रहा था कि उसने फैसला कर लिया है और वो उससे पूछ नहीं रहा, बता रहा है। घर के अंदर एक तूफान बरपा हो गया था। लैला बोलती रही, समझाती रही। उसने अपने मायके वालों को भी बात पहुंचाई। उनके घर से भी सवाल उठने लगे कि ये क्या बात हुई, दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। उनका गुस्सा भड़कता जा रहा था, लेकिन अजीज अपनी बात का पक्का था। वो अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। आसमा की अपनी सांसें बंद हो रही थीं। वो खुद समुंदर के बीच खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डूब रही है या कोई उसे किनारा दिखा रहा है। बिलाखिर जब लैला को भी ये बात समझ आ गई कि उसका शौहर कभी भी इस रास्ते से वापस नहीं आएगा और न ही अजीज उसके हाथ आएगा, तो उसने एक शर्त रख दी। और ये शर्त आसमा के लिए भी हैरान कौन थी और अजीज के लिए भी। वो कह रही थी कि अजीज सिर्फ आसमा के बच्चों का सहारा बनेगा और उसके साथ मियां बीवी वाला कोई तल्लुक नहीं रखेगा। वो कह रही थी कि निकाह तो हो जाएगा, मगर अजीज को आसमा के करीब आने की इजाजत नहीं होगी। ये शर्त बड़ी अजीब थी, क्योंकि निकाह का मतलब ही जिम्मेदारी और तल्लुक होता है। मगर लैला ने अपना दिल जलाकर यह शर्त रखी, क्योंकि वो बस इतना चाहती थी कि आसमा उसके शौहर से बिल्कुल दूर रहे। आसमा ने ये सब बातें उनके कमरे के दरवाजे के पीछे कान लगाकर सुनी। वो शर्मिंदा थी कि वो यूं किसी की बातें सुन रही है, मगर उसे सुनना जरूरी था, क्योंकि उसे भी समझना था कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है। वो भी तो इंसान थी, वो भी डरी हुई थी। वो भी सोच रही थी कि अगर इस घर से जाना पड़ गया तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी और उनकी पढ़ाई कैसे चलेगी। उसकी दोनों बेटियां स्कूल जाती थीं और वो अभी तक अपने बाबा की जुदाई से संभल नहीं पाई थीं। रही बात यह कि क्या आसमा अजीज से शादी करना चाहती थी, तो इसका जवाब साफ ना था। उसने कभी उसके बारे में इस तरह नहीं सोचा था। वो हमेशा उसके लिए सिर्फ देवर ही था। उसने कभी अपने अंदर ऐसा जज्बा पैदा नहीं होने दिया था, मगर ये जरूर चाहती थी कि वो उसका और उसके बच्चों का सहारा बने और उन्हें इस घर को छोड़ के न जाना पड़े। घर में फैसला हुआ कि बस निकाह की रस्म कर दी जाए, ताकि सब कुछ एक शरई छत के नीचे हो जाए और कोई बात गलत ना हो। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी कि अजीज ने इतना बड़ा फैसला खुद ही कर लिया और उसने आसमा के सामने आके एक बार भी उसे नहीं बताया। उसकी अपनी जुबान जैसे बंद हो गई थी और दिल जैसे पत्थर हो गया था। कोई भी उसके पास नहीं आया, कोई भी नहीं पूछा कि आसमा तुम क्या चाहती हो, तुम राजी हो कि नहीं, तुम अपनी जिंदगी आगे कैसे देखती हो। सबने बस अपने अपने हिसाब से फैसला सुना दिया, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई जिम्मेदारी है जिसे बस कहीं भी रख दिया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ देह बात यह थी कि लैला का रवैया आसमा के साथ अचानक बदल गया। वो उसे ऐसी नजरों से देखने लगी जैसे आसमा उसकी दुश्मन हो, जैसे उसने उसका घर उजाड़ने की कोशिश की हो। वो एक दिन आसमा से कहने लगी, तुमसे क्या पूछना है, तुमने तो पहले ही सब कुछ तय कर रखा था, तुमने ही तो अपने हुस्न के जलवे दिखाए हैं। आसमा हैरान रह गई और पूछा, लैला तुम कैसी बातें कर रही हो। तो वो आग बगूला होके कहने लगी, पहले भी अजीज तुम्हारी तारीफें करता था, कहता था भाभी बहुत समझदार हैं, बहुत साफ सुथरी रहती हैं, बच्चों की मां लगती ही नहीं हो। वो तो पहले ही तुम्हें मिसाल बना के पेश करता था और अब तो तुमने उसे अपने बस में कर लिया है। आसमा उसकी बातें सुनकर पत्थर की तरह रह गई। उसे तो कभी अंदाजा ही नहीं हुआ कि अजीज उसकी तारीफें करता था। उसने बड़े जब्त से उसे जवाब दिया, लैला मैं कसम खाकर कहती हूं कि ऐसा कुछ नहीं। मैंने कभी अजीज की तरफ इस तरह देखा ही नहीं। मेरे शौहर इस दुनिया से गए हैं, क्या मैं ऐसे वक्त में किसी को फंसाने बैठी हूं। लेकिन लैला को तो जैसे शक का दौरा पड़ चुका था। वो कहने लगी, तुम न भी मानो, तुमने कुछ न कुछ जरूर किया है, वरना वो इतना बड़ा फैसला क्यों करता। वही घर के चार बड़े जिन्होंने ये फैसला सुनाया था
वही जमा हो गए और निकाह की रस्म हो गई। लेकिन जैसा कि अजीज ने वादा किया था लैला के साथ, वो रात को आसमा के कमरे में नहीं आया और उसे भी कोई शौकत नहीं था। वो कोई तैयार होके दुल्हन बन के भी नहीं बैठी थी। बस पहले उसने सफेद कपड़े पहने थे, तो अब एक रंगीन जोड़ा पहन लिया और निकाह नामा पे दस्तखत कर दिए। रात को आसमा का निकाह हुआ था, उसकी शादी हुई थी। लेकिन सुबह जब वो उठी तो दिल में एक अजीब सा बोझ भी था और एक सुकून भी, जैसे कुछ खत्म हुआ और कुछ शुरू हो गया। मगर वो जो शुरू हुआ वो शादी वाला तल्लुक नहीं था, बल्कि जिम्मेदारी का एक बोझ था जो उसके सर पर रख दिया गया हो। उसने अपनी दोनों बेटियों को हमेशा की तरह उठाया, तैयार किया, बाल बनाए, यूनिफॉर्म सीधी की, उनकी पानी की बोतलें रखीं, उनके बस्ते चेक किए। रिक्शा हमेशा की तरह बाहर लगा हुआ था। उसने चादर ली और बेटियों को रिक्शा तक छोड़ने के लिए निकल पड़ी। अभी वो दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि अजीज सामने आ गया। उसका चेहरा संजीदा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसने रोक के कहा, भाभी आप रुके, मैं छोड़ आता हूं, आप अंदर जाएं। आसमा ने नरमी से कहा, रहने दे, मैं खुद छोड़ आती हूं। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, आपको तकलीफ नहीं करने दूंगा, मैं छोड़ के आता हूं, रिक्शा वाले के पैसे भी देने हैं। आसमा ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर वो बेटियों के साथ चल पड़ा और वो खामोशी से वो मंजर देखती रही, जैसे वो उन दोनों के सर पर हाथ रख के प्यार करता हुआ रिक्शा तक ले जा रहा हो। गोया रस्म निकाह के बाद भी उनके बीच वही दूरियां थीं जो पहले थीं। न कोई नरमी, न कोई नया रिश्ता, बस एक जिम्मेदारी जो अजीज ने कबूल की थी और आसमा ने भी। जब वो काम पे चला गया तो घर में वही खामोशी थी जो कई दिनों से थी। लैला देर से उठी। जब वो किचन में आई तो आसमा बर्तन धो रही थी। वो उसे देख के तंजिया मुस्कुराई और बोली, देख लो, फिर मेरी मोहब्बत का असर। कल तुम्हारे साथ उसकी शादी हुई, तुम उसके निकाह में चली गई। उसका तुम पर हक था, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आया। आसमा उसकी बात सुन के रुकी और आहिस्ता से कहा, उसे मेरी तरफ से परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कोई ख्याल है ही नहीं। मैं चाहती हूं कि सब कुछ पहले की तरह ही रहे। मुझे सिर्फ मेरे बच्चों की जिंदगी और मुस्तकबिल चाहिए। घर की रूटीन वैसे ही चलती रही। अजीज कभी कभार आसमा से सिर्फ इतनी बात करता कि बच्चों को कुछ चाहिए तो बता देना या नाश्ता बना दो, क्योंकि लैला सुबह देर तक सोती थी। खाने के वक्त वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों के साथ बैठता था। रात को भी वो अपने ही कमरे में जाता था। जिंदगी अपनी रफ्तार पे चल रही थी। किसी ने कुछ नहीं बदला। आसमा के लिए भी कुछ न बदला था, सिवाय इसके कि अब दूसरों की नजर में उसका एक नया रिश्ता बन गया था। मगर हकीकत में वो रिश्ता महज एक समझौता था। वक्त के साथ एक अजीब सा वाकया हुआ। आसमा की बेटियों ने अजीज को बाबा कहना शुरू कर दिया। पहले पहल आसमा को थोड़ा अजीब लगा, मगर फिर उसने सोचा कि वो उनके लिए बाप का किरदार ही तो अदा कर रहा है, तो उन्हें रोकने का कोई फायदा नहीं। वो बच्चे थे, उनका दिल चाहता था कि कोई उन्हें सहारा दे, उन्हें ये एहसास न हो कि वो यतीम हो गए हैं। वो चाहती थीं कि कोई उनके सर पर हाथ रखे, इसलिए आसमा ने उन्हें कभी नहीं रोका। घर में कभी कभी थोड़ी बहुत तलखियां बढ़ जाती। लैला के दिल में वही डर बैठा रहता कि कहीं अजीज आसमा को फौकियत न देने लगे, मगर अजीज ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हमेशा दूरी रखी, एहतराम से बात की, बस इतना ही राब्ता रहा। एक दिन आसमा घर के काम कर रही थी कि अजीज को उसने देखा। वो उसे गौर से देख रहा था। आसमा ने एक लम्हे को सर उठाया, उसे देखा, मगर फौरन काम में मसरूफ हो गई। उसे लगा बस वो वैसे ही देख रहा होगा। अगले दिन वो अपने कमरे में थी कि अचानक दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उसने पर्दा हटाया और बाहर निकली तो सामने अजीज खड़ा था। उसने एक शॉपर आसमा की तरफ बढ़ाया। उसमें 2 नए सिले हुए सूट थे। उसने कहा, आपने पुराने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए मैं आपके लिए 2 जोड़े ले आया हूं। वैसे भी मौसम बदल रहा है, अगर कोई और चीज चाहिए हो या बच्चों के कपड़े लेने हो तो मुझे बता दीजिएगा। आसमा कुछ देर उसे हैरत से देखती रही। वो उसे कहना चाहती थी कि इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बोल न पाई। उसके लिए ये सब कुछ अचानक था
और वो कंफ्यूज थी। उसने सिर्फ शुक्रिया कहा और शॉपर ले लिया। जब ये बात लैला को पता चली तो उसने घर में ऐसा शोर मचाया कि पूरा माहौल ही बदल गया। इतनी ऊंची आवाज में वो चीख रही थी, लेकिन अजीज की आदत ये थी कि वो भी गुस्से में ऊंची आवाज में बोलता था। उसकी आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो बोला, मैंने निकाह किया है, कोई खेल तमाशा नहीं किया। अगर दूसरे मामलात नहीं भी हो रहे तो कम से कम उनकी जरूरियात का ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। मैं मर्द हूं और वो भी मेरी बीवी है। अगर उसके कपड़े फटे हुए थे तो क्या मैं देखता रहता? इसलिए मैंने कपड़े खरीद दिए। लैला मुसलसल लड़ती रही, चीखती रही। उसके लहजे में गुस्से के साथ हसद भी था। आसमा कमरे में खड़ी सब सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी वजह से दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। घर में आग भड़क रही थी और उसकी लपटें उसे भी जला रही थीं। अगले दिन तो लैला आसमा की तरफ देख भी नहीं रही थी, जैसे वो कोई दुश्मन हो। आसमा कोशिश करती कि वो नाराज न रहे, कभी मुस्कुरा के देखती, कभी कोई बात करने की कोशिश करती, मगर वो मुंह फेर लेती। अब आसमा को महसूस होने लगा कि अजीज लैला के रवैये से बेजदार हो रहा है, क्योंकि वो हर वक्त लड़ाई करती रहती थी, हर बात पे चिढ़ जाती थी, बार बार उसे ताने देती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि वो लड़ झगड़ के मायके चली गई। अजीज अपने कमरे में अकेला रह गया। घर में अजीब सी खामोशी थी। आसमा ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ बाबा को बुला के लाओ और कहो कि खाना खा लें। वो नीचे आया। खाना टेबल पर रखा हुआ था। उसने खामोशी से खाना खाया, जैसे वो दिल ही दिल में किसी परेशानी से लड़ रहा हो। खाना खाने के बाद वो ऊपर गया और उसने आसमा के बच्चों को अपने कमरे में बुला लिया। शायद वो अकेला था और उसके दिल पे बोझ था, इसलिए उसने बच्चों को अपने पास बिठाया, उनसे बातें की, उन्हें कहानियां सुनाई। बच्चों के चेहरे खिल उठे थे, जैसे उन्हें फिर से एक सहारा मिल गया हो, एक अपनापन मिल गया हो। आसमा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दिल में 100 तरह के ख्याल थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने अजीज खड़ा था। वो आहिस्ता से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और आते ही दरवाजा पीछे से बंद भी कर दिया। आसमा हैरान रह गई। उसने दिल पे हाथ रख के खुद को संभाला और थोड़ा आगे बढ़ के पूछा, आप? उसने कहा, हां मैं आया हूं। वो तीनों बच्चे मेरे पास बैठे थे और वहीं सो गए। इतनी सुकून की नींद में है कि शायद सुबह तक जागेंगे ही नहीं। आसमा उसकी बात सुन के खामोश हो गई। वो उसके सामने आके एक साइड पे बैठ गया। कमरे में उसकी मौजूदगी से जैसे एक खामोश लेकिन गहरी कैफियत पैदा हो गई थी। वो कहने लगा, लैला का रवैया इन दिनों बहुत अजीब हो गया है। मोहब्बत का तो पूछो ही मत, इज्जत तक नहीं देती। आसमा ने हल्के से कहा, शायद इसकी वजह मैं हूं। उसने फौरन जवाब दिया, नहीं, वजह तुम नहीं हो, असल बात कुछ और है। उसने थोड़ा सांस लिया और जैसे अपने दिल की बात खोल के रख दी। मैं वैसे भी दूसरी शादी करना चाहता था। जब मुनीब भाई इस दुनिया में थे तब भी मैंने ये बात लैला को बता दी थी, क्योंकि उसकी हरकतें पहले से ही ठीक नहीं थीं। वो ना मेरा कोई काम करती थी, ना मेरी जरूरियात का ख्याल रखती थी। हमेशा मेरे काम तुमसे करवाती थी। आसमा उसे देखती रही। उसका दिल धड़क रहा था। उसे सुन के हैरत भी हो रही थी और दुख भी कि वो सब कुछ जो लैला दुनिया को बताती थी वो हकीकत से बिल्कुल बरक्स निकला। अजीज आहिस्ता से बोला, जब मुनीब भाई इस दुनिया से चले गए तो मैंने सोचा मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम्हें सहारा मिल जाएगा, बच्चों को तहफ्फुज मिल जाएगा, मैं भी एक जिम्मेदारी उठा लूंगा। उसने आसमा का हाथ थाम लिया। उसका हाथ मजबूत था। उसकी गिरफ्त में एक यकीन था। उसने धीरे से कहा, तुम मेरी बीवी हो ना आसमा? ये पहली दफा था कि उसने आसमा को उसके नाम से पुकारा था और पहली दफा महसूस हुआ कि उसने दिल से मान लिया है कि वो उसकी बीवी है। आसमा की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। शायद वो बरसों के बोझ से आजाद होना चाहती थी। शायद किसी मजबूत कंधे की जरूरत थी। वो उसके कंधे पे सर रख के रो पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर हाथ फेरने लगा, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब वो अकेली नहीं है। उसी रात उनके रिश्ते की वो शुरुआत हुई जो शायद तकदीर पहले ही लिख चुकी थी।
सुबह हुई तो लैला वापस आ चुकी थी और उसे सब पता चल गया था। घर में हवा जैसे रुक गई थी। उसने खूब लड़ाई की, आवाजें सारा घर हिला रही थीं, लेकिन अजीज ने आसमा को समझाया कि तुम परेशान नहीं होना, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। लैला रफ्ता रफ्ता चुप होती गई। वो बोलती तो थी, मगर उनके मामले में नहीं। वो जैसे अंदर से हार मान चुकी थी। उसके अंदाज में एक थकान थी, एक शिकस्त थी। अजीज की जिंदगी आसमा के साथ चलने लगी। उसके कदम अब उसके दर की तरफ भी आते थे। वो हफ्ते में 1-2 दफा जरूर आसमा के कमरे में आता था, कभी बच्चों से बात करने और कभी उसकी खैरियत पूछने, कभी सिर्फ बैठने के लिए जैसे उसे सुकून की जरूरत हो। वो आसमा के बच्चों के साथ बाप जैसा सुलूक करता था, उनके साथ खेलता था, उन्हें कहानियां सुनाता था, उनकी पसंद का खाना बनवाता था। एक दिन वो आसमा को मुनीब की कब्र पे भी ले गया। वो लम्हा उसके लिए बहुत भारी था, क्योंकि वो मुनीब को भूल नहीं सकती थी। वो उसकी पहली जिंदगी था, वो उसके बच्चों का बाप था। वहां खड़े होकर वो रो पड़ी, मगर अजीज ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, दुख को दिल में कैद न करो, निकल दो। अजीज ने एक वादा किया कि वो आसमा के बच्चों का हमेशा ख्याल रखेगा, और उसने वाकई इस वादे को सच साबित किया। उसकी हर बात में बाप जैसी मोहब्बत थी। एक दिन अजीज ने आसमा को एक अजीब सी बात भी बताई। वो कहता था, जब मैं आपको भाई के काम करते देखता, उनका घर संभालते देखता, उनके साथ देखता, तो मैं सोचता, काश मुझे भी आप जैसी बीवी मिल जाती। और आप मिल गई। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। आसमा को भी उसका अपनी तारीफ करना अच्छा लगा, क्योंकि मुनीब ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। लैला भी नॉर्मल हो रही थी। शायद उसे भी समझने की जरूरत थी कि अब वो इस सिचुएशन का हिस्सा थी। वक्त के साथ साथ इंसान मसलिहत के मामलात को समझ ही लेता है। उस दिन अजीज ने जो बात कही थी, उसने आसमा के दिल में एक अजीब सी रोशनी भर दी थी, एक हौसला, एक सुकून। शायद जिंदगी ने उसके लिए भी कोई मुकाफात रख छोड़ी थी। आसमा अक्सर सोचती थी, अगर मुनीब जिंदा रहता तो शायद उसकी जिंदगी कभी इस रुख पे न आती। मगर ऐसा हुआ था, और वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अजीज जैसा इंसान उससे इस तरह बात करेगा, या उसे इस तरह इज्जत देगा, या उसके वजूद को इस तरह अपनाएगा। वो रात को कभी कभी जाग जाती और सोचती थी कि जिंदगी ने कितने अजीब रंग दिखाए हैं। कभी वो तन्हा थी, कभी बेसहारा थी, और आज एक वो इंसान जिससे कभी गुफ्तगू भी नहीं हुई थी, वो उसकी जिंदगी का सहारा बन चुका था। उसे ये भी सिखा दिया था कि कुछ रिश्ते इंसान की मर्जी से नहीं बनते, वो एक कुदरती तरतीब के साथ खुद वजूद में आ जाते हैं। इंसान चाहे इनकार करता रहे, चाहे न माने, मगर जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो रिश्ता दिल में उतर ही जाता है और फिर वहां से निकलता भी नहीं।